Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about the Sale of Goods Act 1930. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे द डिलीवरी ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर डिलीवरी ऑफ गुड्स से रिलेटेड क्या रूल्स हैं, हम इसकी बात करेंगे। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल के कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस किस प्रकार से की जाती है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेक्शन 31 is applicable. Performance of contract of sale means as regard the seller delivery of the goods to the buyer and as regards the buyer acceptance of the delivery of the goods and payment for them. जब हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करते हैं तो उस केस के अंदर सेलर की क्या जिम्मेदारी बन जाती है। सेलर की जिम्मेदारी है कि गुड्स को डिलीवर करे बायर को, और बायर की क्या जिम्मेदारी है। बायर की जिम्मेदारी बन जाती है बायर गुड्स की डिलीवरी को एक्सेप्ट करे और सेलर को पेमेंट करे। इस केस के अंदर दोनों पार्टीज के ऊपर कुछ जिम्मेदारी आ गई। सेलर ने गुड्स को डिलीवर करना है, ऑनरशिप को देना है, बायर ने गुड्स की डिलीवरी को लेना है और पेमेंट करनी है। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑलवेज इन्वॉल्व्स रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। सेल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं। रेसिप्रोकल मींस विपरीत प्रॉमिस। सेलर भी बायर को प्रॉमिस कर रहा है और बायर भी सेलर को प्रॉमिस कर रहा है। सेलर बायर को प्रॉमिस कर रहा है मैं तुम्हें ऑनरशिप और डिलीवरी दूंगा, बायर प्रॉमिस कर रहा है मैं गुड्स की डिलीवरी लूंगा और तुम्हें पेमेंट करूंगा। द सेलर प्रॉमिसिंग टू डिलीवर द गुड्स एंड द बायर प्रॉमिसिंग टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर देम। हम इस चीज को नाम देते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एक एग्जांपल को देखिएगा। मिस्टर सेलर, मिस्टर बायर, मिस्टर सेलर एक ऑफर देता है, आई वॉन्ट टू सेल माई कार फॉर ₹2 लाख, डू यू वॉन्ट टू बाय इट। मैं अपनी कार 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, क्या तुम इसे खरीदोगे। सेलर की तरफ से बायर को एक ऑफर गई। बायर कहता है आई एम विलिंग टू बाय योर कार। बायर की तरफ से एक एक्सेप्टेंस आ गई। ऑफर और एक्सेप्टेंस के मिल जाने से दोनों के अंदर एक एग्रीमेंट हो गया। इस केस के अंदर सेलर की जिम्मेदारी बनती है ऑब्लिगेशन इज टू डिलीवर द कार एंड ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स। सेलर ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स दे और कार की डिलीवरी दे। बायर की इस केस के अंदर जिम्मेदारी बन जाती है इज टू मेक पेमेंट। बायर सेलर को पेमेंट करे। सेलर ने ऑनरशिप डॉक्यूमेंट दे दिए, कार की डिलीवरी दे दी, बायर ने इसकी पेमेंट कर दी और कार की डिलीवरी को एक्सेप्ट कर लिया। दिस इज ए केस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। Now, according to section 32, in the case of performance of contract, if the contract contains any special terms as to delivery and acceptance, these must be complied with. अगर सेल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने डिलीवरी से रिलेटेड या एक्सेप्टेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स को रखा है तो वो जरूर फुलफिल होंगी। लेकिन अगर हमने सेल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिलीवरी से रिलेटेड और एक्सेप्टेंस से रिलेटेड कोई भी बात नहीं कही तो उस केस के अंदर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड द पेमेंट ऑफ प्राइस आर कंकरेंट कंडीशन। कंकरेंट कंडीशंस मींस हैपनिंग एट द सेम टाइम। जिस समय पे डिलीवरी की जाएगी उसी समय पे उसकी पेमेंट कर दी जाएगी। दैट इज बोथ दीज मस्ट बी टेक प्लेस एट द सेम टाइम। जैसे ही गुड्स को डिलीवर किया जाएगा सेलर के द्वारा बायर को, तो बायर की उसी वक्त जिम्मेदारी बन जाएगी कि वो सेलर को प्राइस की पेमेंट कर दे। द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दैट इज बायर एंड सेलर, आर एट लिबर्टी टू इंक्लूड एनी टर्म इन देयर कॉन्ट्रैक्ट एज रिगार्ड पेमेंट ऑफ प्राइस। बायर और सेलर को इस बात की पूरी आजादी है कि वो कुछ भी टर्म्स अपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर रख सकते हैं रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ प्राइस। प्राइस की पेमेंट कब होगी, इंस्टॉलमेंट में होगी या फुल होगी। मोड ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी कैसे दी जाएगी,
क्या डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में होगी या इन फुल होगी, डिलीवरी किस जगह पर दी जाएगी, टाइम ऑफ डिलीवरी, ये डिलीवरी कब दी जाएगी, एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी, बायर कब एक्सेप्टेंस देगा डिलीवरी की, सो ऑन। बायर और सेलर इन चीजों से रिलेटेड कुछ भी टर्म्स अपनी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रखने के लिए बिल्कुल आजाद हैं। In case the sale contract is silent about these terms, then the rules given in the sales of goods act are applicable. पेमेंट ऑफ प्राइस कैसे होगा, डिलीवरी करने का तरीका कैसा होगा, डिलीवरी का टाइम क्या होगा, अगर इन चीज़ों के बारे में कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, पार्टीज ने कुछ डिसाइड ही नहीं किया, तो जो रूल्स इनसे रिलेटेड सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर दिए गए हैं, दे विल बी एप्लीकेबल। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर अब मैं आपके सामने बात करूंगा डिलीवरी की। डिलीवरी के ऊपर सेक्शन 33 एप्लीकेबल है। सबसे पहले हम डिलीवरी का एक मीनिंग देखेंगे। डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये वन पर्सन सेलर है और ये अनदर पर्सन एक बायर है। डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स, गुड्स का कब्जा, गुड्स का कंट्रोल सेलर के द्वारा बायर को दे दिया जाना चाहिए और ये कंट्रोल वॉलंटरीली सेलर ने अपनी इच्छा से बायर को ट्रांसफर किया है। डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग which has the effect of putting the goods in the possession of the buyer or his agent. डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब है आप कुछ भी ऐसा कीजिए जिसके कारण बायर या उसके एजेंट को इसका कब्जा मिल जाए, इसका कंट्रोल मिल जाए, गुड्स को अब वो बायर या उसका एजेंट कंट्रोल कर सकता है, तब हम इसको मानेंगे गुड्स सेलर के द्वारा बायर या उसके एजेंट को ट्रांसफर कर दी गई, डिलीवर कर दी गई। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिलीवरी। फर्स्ट इज एक्चुअल, द सेकेंड वन इज सिंबॉलिक, द थर्ड वन इज कंस्ट्रक्टिव। अब मैं आपके सामने इन 3 प्रकार की डिलीवरीज को डिस्कस करूंगा। द फर्स्ट वन इज एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी where the goods are physically handed over by the seller to the buyer or his authorized agent, the delivery is said to be actual। जहां पर गुड्स फिजिकली उठा के सेलर बायर को दे देता है या उसके एजेंट को दे देता है, उस केस के अंदर हम ये बोलेंगे डिलीवरी इज एक्चुअल। गुड्स को फिजिकली सेलर ने बायर के कंट्रोल के अंदर दे दिया, बायर के कब्जे में दे दिया, बायर के पोजेशन में दे दिया या बायर के ऑथराइज एजेंट को दे दिया, देन द डिलीवरी इज सेड टू बी एक्चुअल। इस केस के अंदर आप देख रहे हैं गुड्स की फिजिकल डिलीवरी की जा रही है, हाथ से पैकेट उठा के ये दिया जा रहा है। इट इज ए केस ऑफ एन एक्चुअल डिलीवरी। द सेकेंड वन इज सिंबॉलिक डिलीवरी वेयर द गुड्स आर बल्की, जहां पर गुड्स बड़ी भारी हैं एंड इनकेपेबल ऑफ फिजिकल डिलीवरी, उन गुड्स को उठा के नहीं दिया जा सकता, द डिलीवरी में बी सिंबॉलिक। फॉर एग्जाम्पल हैंडिंग ओवर ऑफ द कीज ऑफ ए वेयर हाउस टू दी बायर। स्टूडेंट, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा, आप इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। सेलर कहता है कि मेरे वेयर हाउस में 50 टन स्टील पड़ा है, बायर ने रेट सेटल हो जाने के बाद ये 50 टन स्टील परचेज कर लिया। सेलर ने बायर को अपने गोडाउन की चाबी दे दी और ये कहा अपने ट्रक्स बुलाओ और इनको लोड करवा लो। बायर ने इसके लिए 3 दिन का समय ले लिया। 3 दिन तक वेयरहाउस की चाबी बायर के कब्जे में रही। जैसे ही सेलर ने बायर को वेयरहाउस की कीज सौंप दी, हम इस चीज को मानेंगे दिस इज द केस ऑफ सिंबॉलिक डिलीवरी। अभी हमने यहां पर बात करी जहां पर गुड्स बल्की हैं, वहां पर सेलर ने 50 टन स्टील जो कि गोडाउन के अंदर रखा हुआ है, उस गोडाउन को लॉक करके उसकी चाबियां उसने बायर को दे दी। जब बायर को ये चाबियां मिल गई तो हम इसको नाम देंगे दिस इज द केस ऑफ सिंबॉलिक डिलीवरी। स्टूडेंट ध्यान देंगे, सेलर ने बायर को गोडाउन नहीं बेचा, सेलर ने गोडाउन के अंदर पड़े हुए सामान को बेचा है और उसको लिफ्ट करने के लिए उसने अपनी ये चाबियां बायर को दे दी। जैसे ही बायर स्टील अपना इन गोडाउन से लिफ्ट कर लेगा, बायर ये कीज को सेलर को वापस कर देगा। सेकंड केस इसके अंदर देखिएगा, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। टाइटल मींस ओनरशिप ऑफ गुड्स। अगर गुड्स के ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स बायर को दे दिया जाए
तो भी ये सिंबॉलिक डिलीवरी मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, बायर मुंबई का है और सेलर दिल्ली का है। दिल्ली के सेलर ने बायर को कुछ गुड्स बेची और उन गुड्स को पब्लिक कैरियर के थ्रू बुक करवा दिया ताकि गुड्स दिल्ली से मुंबई जा पाए। गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास हैं और ये दिल्ली से मुंबई की तरफ जा रही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एक LR इशू कर दी, लॉरी रिसीट इशू कर दी। ये लॉरी रिसीट सेलर के पास है। सेलर ने ये LR की कॉपी बायर को दे दी। उस केस के अंदर हम ये मानेंगे कि सेलर ने डिलीवरी पब्लिक कैरियर को, ट्रक या ट्रांसपोर्ट कंपनी को नहीं दी, बल्कि ये डिलीवरी बायर को दी है। सो अगर गुड्स की ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स भी बायर को मिल जाते हैं तो हम इस केस के अंदर नाम देंगे दिस इज द केस ऑफ सिंबॉलिक डिलीवरी। The third type of delivery is constructive delivery, where a third person who is in the possession of the goods of the seller at the time of the sale acknowledges to the buyer that he holds the goods on his behalf. There takes place a constructive delivery. जहां पर गुड्स सेलर के पास नहीं पड़ी हुई बल्कि थर्ड पार्टी के कब्जे के अंदर हैं। सेलर ने जब गुड्स को बेचा तो ये गुड्स थर्ड पार्टी के कब्जे के अंदर हैं और थर्ड पार्टी ने बायर को इस बात की एक्नॉलेजमेंट दे दी, इंफॉर्मेशन दे दी कि थर्ड पार्टी इन गुड्स को अपने पास रखे हुए है, बायर कभी भी आके इन गुड्स को लेके जा सकता है। इस केस के अंदर जैसे ही थर्ड पार्टी ने बायर को एक्नॉलेज किया, लॉ सेज इट इज ए केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कानून इस केस के अंदर इस पर्टिकुलर बात को कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मानता है। एग्जाम्पल, A sells to B 100 bags of wheat lying in C's godown. A ने B को 100 बैग व्हीट के, अनाज के 100 बैग बेचे जो कि C के गोडाउन के अंदर हैं। A gives an order to C asking him to transfer the goods to B. A ने C को आदेश दिया कि तुम B के नाम के ऊपर ये गुड्स ट्रांसफर कर दो। C assents to such order. C ने अपनी सहमति जताई उस ऑर्डर के लिए और C ने अपनी किताबों के अंदर गुड्स को ट्रांसफर कर दिया B के नाम के ऊपर। C ने B को इन्फॉर्म कर दिया कि तुम्हारी गुड्स अलग कर दी गई हैं, तुम कभी भी उनको आके ले सकते हो। दिस इज ए केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। इस केस के अंदर देखिएगा, हमारे पास व्हीट बायर है और व्हीट सेलर है। व्हीट सेलर ने सैंपल दिखाया अपनी शॉप के ऊपर कि ये इस तरह का व्हीट मैं तुम्हें सप्लाई करूंगा। बायर ने व्हीट लेने के लिए अप्रूवल दे दिया कि मुझे 100 बैग्स ऑफ व्हीट दे दो। सेलर ने अपने गोडाउन कीपर को इंस्ट्रक्ट किया इनके 100 बैग अलग कर दो। गोडाउन कीपर ने ये 100 बैग अलग कर दिए और अपनी बुक्स के ऊपर बायर का नाम चढ़ा दिया। बायर को इन्फॉर्म भी कर दिया कि तुम्हारी गुड्स बिल्कुल अलग कर दी गई हैं। It's a case of constructive delivery. Now, what are the rules regarding delivery of goods? Delivery of goods से related सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर बहुत सारे रूल्स दिए गए हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर अब हम इन रूल्स की बात करेंगे। गुड्स को डिलीवर किया जा रहा है और इससे रिलेटेड क्या रूल्स हैं, आइएगा इनको डिस्कस करते हैं। Delivery and payment concurrent conditions. Section 32 is applicable. हमारे पास यहां पर एक मिस्टर एस सेलर है और एक मिस्टर बी बायर है। The general rule is payment of price and delivery of the goods are concurrent conditions. Concurrent conditions means happening at the same time. जैसे ही प्राइस पे किया जाएगा, गुड्स की डिलीवरी उसी समय की जाएगी। In simple words, the seller is ready and willing to give the possession of the goods to the buyer in exchange for the price, and the buyer is also ready and willing to pay the price in exchange for possession of the goods at the same time. Seller ने goods की डिलीवरी दे दी और buyer ने उसी समय पर पेमेंट कर दी। This is according to section 32. Second point, mode of delivery. Section 33 is applicable. अभी स्टूडेंट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा 3 प्रकार की डिलीवरी हो सकती है, एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। इस पॉइंट के अंदर भी यही बात कही गई है। डिलीवरी में भी एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव।
but it should have the effect of putting the goods in the possession of the buyer or his duly authorized agent. आप इनमें से किसी भी प्रकार से डिलीवरी दीजिए, एक्चुअल, सिंबॉलिक या कंस्ट्रक्टिव, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होना चाहिए? इसका इफेक्ट यह है कि गुड्स अब बायर के कब्जे में हैं या बायर के ऑथराइज एजेंट के पास हैं। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, सेक्शन 34 इज एप्लीकेबल। इसके अंदर मैं दो रूल्स आपके सामने डिस्कस करूंगा। वेयर पार्ट डिलीवरी इज मेड एंड इट इज इन प्रोग्रेस टू मेक द होल डिलीवरी, then it is treated as delivery of the whole and the property, that is ownership in the whole of the goods, passes to the buyer. Goods इतनी ज़्यादा हैं कि goods 3 ट्रक के ऊपर बाहर को डिलीवर की जाएंगी। अभी सेलर के गोडाउन से पहला ट्रक चला गया है और दूसरे ट्रक के ऊपर मटेरियल को लोड किया जा रहा है। इट मीन्स पार्ट डिलीवरी हो चुकी है, लेकिन बाकी की डिलीवरी इन प्रोसेस है। इस केस के अंदर जो पार्ट डिलीवरी हुई है, हम उसको मानेंगे कि ये पार्ट डिलीवरी नहीं है, बल्कि ये डिलीवरी ऑफ दी होल है। इसके अंदर ये भी माना जाएगा कि ये सिर्फ डिलीवरी ही नहीं है, बल्कि ऑनरशिप भी होल की ट्रांसफर की गई है फ्रॉम द सेलर टू द बायर। दिस वाज फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, वेयर पार्ट डिलीवरी इज मेड विद द इंटेंशन ऑफ सेपरेटिंग इट फ्रॉम द होल। जहां पर पार्ट डिलीवरी का उद्देश्य ये था कि इसको हमने बाकी के गुड्स से अलग कर देना है। कुछ गुड्स डिलीवर कर दी गई और कुछ गुड्स अभी डिलीवर होनी है, बट ये दोनों गुड्स को अलग अलग कर दिया गया है। ये दोनों गुड्स अलग अलग तरह की हैं, इनको अलग अलग कर दिया गया। देन इट इज नॉट ट्रीटेड एज द डिलीवरी ऑफ द होल। फॉर एग्जाम्पल, एक बायर 100 चेयर्स और 50 टेबल्स को परचेज करता है। 100 चेयर्स का एक ट्रक लोड करके सेलर ने बाहर की तरफ भिजवा दिया और अभी ये कहा गया कि टेबल्स की डिलीवरी कुछ समय के बाद दी जाएगी। इट मीन्स हमने इस केस के अंदर पूरी ट्रांजैक्शन को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया। तो यहां पर जैसे हमने पार्ट डिलीवरी करी है, वहां पर हमारी इंटेंशन इसको दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करने की थी। उस केस के अंदर हम ये मानेंगे इट इज नॉट ट्रीटेड एज द डिलीवरी ऑफ द होल। यहां पर डिलीवरी पूरे गुड्स की नहीं मानी जाएगी। इन दिस केस द प्रॉपर्टी, दैट इज ऑनरशिप इन द गुड्स, इन दिस केस द प्रॉपर्टी इन दैट सेपरेटेड पोर्शन ऑफ द गुड्स ओनली पासिस टू बायर विच हैज बीन डिलीवर्ड। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल लिया कि सेलर ने 100 चेयर्स को सप्लाई कर दिया, 50 टेबल्स वो अभी बाद में सप्लाई करेगा। जैसे ही हमने एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया, उस केस के अंदर जो गुड्स, जो चेयर्स ट्रक के ऊपर लोड करके भेज दी हैं, ऑनरशिप उसी की ही सिर्फ ट्रांसफर मानी जाएगी। टेबल्स का अभी ट्रक लोड नहीं हुआ और ये भेजा भी नहीं गया, अभी हम टेबल्स की ऑनरशिप को ट्रांसफर नहीं मानेंगे। फोर्थ पॉइंट, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, सेक्शन 35, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज। अगर पार्टीज ने कुछ और प्रकार से एग्री किया है, सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स अंटिल द बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी। जब तक बायर डिलीवरी देने के लिए नहीं कहेगा, तब तक सेलर गुड्स को डिलीवर नहीं करेगा। सो ये बायर की जिम्मेदारी बनती है कि वो डिलीवरी के लिए अप्लाई करे कि मुझे गुड्स डिलीवर कर दी जाए। इफ द बायर फेल्स टू अप्लाई, he cannot sue the seller for non-delivery of the goods. This is very simple. Fifth rule, place of delivery. Section 36, subsection 1. Where the place at which delivery of the goods is to take place is specified in the contract. हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जहां पर गुड्स की डिलीवरी को डिलीवर करने का प्लेस मेंशन कर दिया गया है, उस केस के अंदर द गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड एट दैट प्लेस। उस केस के अंदर गुड्स उसी जगह पे डिलीवर होंगी जो प्लेस हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन किया है। ड्यूरिंग बिजनेस आवर ऑन ए वर्किंग डे। स्टूडेंट इसका मतलब समझेंगे। वर्किंग डे जब कोई नेशनल हॉलीडे या वीकली हॉलीडे नहीं है, देन दिस इज वर्किंग डे। ड्यूरिंग बिजनेस आवर, ड्यूरिंग बिजनेस आवर मीन्स जिन घंटों के अंदर नॉर्मल बिजनेस चलता है। मान लीजिएगा दिन के सुबह के 10 बजे से लेके रात के 8 बजे तक, हम इसको नॉर्मल बिजनेस आवर्स बोल सकते हैं। वेयर देयर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट एज टू प्लेस, जिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया कि किस प्लेस पे
गुड्स को डिलीवर किया जाएगा। द गुड्स सोल्ड, जिन गुड्स को बेचा गया है, दे आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस, उन गुड्स को वहीं पर डिलीवर किया जाएगा जहां पर वो सेल के टाइम पर पड़ी हुई है। स्टूडेंट इसी के अंदर एक और पॉइंट को नोट करेंगे। एज रिगार्ड्स द गुड्स एग्री टू बी सोल्ड, हमने एग्रीमेंट टू सेल किया है। दे आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, उस केस के अंदर गुड्स उस जगह पर डिलीवर की जाएंगी जिस जगह के ऊपर वो पड़ी हुई हैं एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। सेकेंड इसी के अंदर देखिएगा, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, इफ नॉट देन इन एग्जिस्टेंस, जिन गुड्स को बेचने का एग्रीमेंट किया गया है वो अभी एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं है, उनको अभी प्रोड्यूस करना है, उस केस के अंदर डिलीवरी कहां की जाएगी, उस टाइम के अंदर दे विल बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर मैन्युफैक्चर्ड आर प्रोड्यूस। एग्रीमेंट टू सेल हुआ है लेकिन गुड्स अभी एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं है, इन गुड्स को कहां डिलीवर किया जाएगा, इन गुड्स को उस जगह पे डिलीवर किया जाएगा जिस जगह पे ये गुड्स मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस की जाएंगी। सो स्टूडेंट हमारे पास यहां पर तीन बातें आ गई। पहली बात तो गुड्स उस जगह पे डिलीवर की जाए जो जगह कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन की गई है। सेकंड, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया तो गुड्स कहां डिलीवर की जाएंगी, उस केस के अंदर गुड्स डिलीवर की जाएंगी उस जगह पर जहां पर कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त गुड्स पड़ी हुई हैं। तीसरे केस के अंदर एग्रीमेंट टू सेल के अंदर अभी हमने गुड्स को प्रोड्यूस करना है, इस केस के अंदर गुड्स कहां पर डिलीवर की जाएंगी, गुड्स उस जगह पर डिलीवर की जाएंगी जहां पर ये गुड्स प्रोड्यूस की जाएंगी। सो आप इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। टाइम ऑफ डिलीवरी, सेक्शन 36 सबसेक्शन 2, where the time at which delivery of the goods is to take place is specified in the contract, the goods must be delivered at that time only. अगर तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गुड्स की डिलीवरी का समय निश्चित किया गया है तो गुड्स उसी समय पर डिलीवर की जानी चाहिए। If no time for delivery is fixed in the contract, then seller is bound to deliver the goods within reasonable time. जहां पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई समय निश्चित नहीं किया गया गुड्स को डिलीवर करने का, उस केस के अंदर सेलर गुड्स को डिलीवर करे विद इन रीजनेबल टाइम। क्वेश्चन ये है, ये रीजनेबल टाइम क्या होगा? इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। गुड्स इन पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी, सेक्शन 36 सबसेक्शन 3, वेयर गुड्स आर इन द पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी एट द टाइम ऑफ सेल, द डिलीवरी इज डीम्ड टू टेक प्लेस when the third party acknowledges to the buyer that he holds the goods on his behalf. स्टूडेंट अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि ये केस कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का है। वेयर गुड्स आर इन द पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी एट द टाइम ऑफ सेल, द डिलीवरी इज डीम्ड टू टेक प्लेस व्हेन द थर्ड पार्टी एक्नॉलेजेस टू द बायर दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन हिज बिहाफ। सेलर के पास गुड्स का कब्जा नहीं है, गुड्स का कब्जा किसी थर्ड पार्टी के पास है, और जब थर्ड पार्टी इस बात को एक्नॉलेज कर दे बायर को कि उसने बायर के बिहाफ पर गुड्स रखी हुई हैं, उसमें हम ये मानेंगे गुड्स आर डिलीवर्ड। देयर इज नो डिलीवरी बाय द सेलर टू द बायर until such third party acknowledges to the buyer that he holds them on his behalf. गुड्स थर्ड पार्टी के कब्जे में है, डिलीवरी तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक थर्ड पार्टी बायर को इस बात की एक्नॉलेजमेंट ना दे दे कि उसने गुड्स को होल्ड किया हुआ है। जैसे ही थर्ड पार्टी बायर को एक्नॉलेजमेंट देगी कि उसने गुड्स को होल्ड किया हुआ है, लॉ के अकॉर्डिंगली हम ये मानेंगे कि गुड्स आर डिलीवर्ड टू दी बायर। द नेक्स्ट वन इज एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी, सेक्शन 36 सबसेक्शन 5, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अगर किसी और प्रकार से सहमति हुई है तो एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू पुटिंग द गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट आर टू बी बोर्न बाय द सेलर। गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट के अंदर लाने का सारा खर्चा जो है वो सेलर का है, बट ऑल एक्सपेंसेस इंसिडेंटल टू ऑब्टेनिंग ऑफ डिलीवरी आर टू बी बोर्न बाय द बायर। लेकिन उन गुड्स को वहां से लेके जाने का सारा खर्चा बायर बियर करेगा। इट मीन्स गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाना है तो सेलर की जिम्मेदारी है। जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट के अंदर आ गई तो सेलर के प्रीमिसेस से बायर के प्रीमिसेस तक ले जाने के लिए जो भी उससे इंसिडेंटल रिलेटेड खर्चा होगा, रिलेटेड एक्सपेंस होगा, वो बायर की जिम्मेदारी होगा। 9th पॉइंट, इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज, अनलेस अदरवाइज एग्रीड,
अगर किसी और प्रकार से समझौता है तो बात अलग है। द सेलर इज नॉट एंटाइटल्ड टू डिलीवर गुड्स बाय इंस्टॉलमेंट। सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो गुड्स इंस्टॉलमेंट में दे। एंड इफ ही डज सो द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स। सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो गुड्स को इंस्टॉलमेंट में दे। अगर वो गुड्स को इंस्टॉलमेंट में देता है तो बायर चाहे तो उसको लेने से इनकार कर सकता है। लेकिन अगर किसी और प्रकार से एग्री किया है बायर और सेलर ने, तब ये बात डिफरेंट है। सेलर ने कहा मैं गुड्स इंस्टॉलमेंट में दूंगा, बायर कहता मैं इंस्टॉलमेंट में ले लूंगा, देन दिस इज डिफरेंट थिंग। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। Section 37. The delivery of the quantity of the goods contracted for should be strictly according to the terms of the contract. कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गुड्स की जितनी क्वांटिटी को डिलीवर करने के लिए कहा गया है उतनी क्वांटिटी के गुड्स को ही सेलर डिलीवर करे। अगर ये कहा गया कि 100 यूनिट्स डिलीवर किए जाएंगे तो सेलर ना तो इससे कम यूनिट दे ना इससे ज्यादा यूनिट सप्लाई करे। A defective delivery entitles the buyer to reject the goods. सेलर ने ज्यादा गुड्स की डिलीवरी दे दी या सेलर ने गुड्स की डिलीवरी कम कर दी तो यहां पर बायर को अधिकार मिल जाएगा कि वो गुड्स की डिलीवरी लेने से मना कर दे। इसके अंदर 3 तरह के हालात हो सकते हैं। डिलीवरी ऑफ गुड्स लेस देन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर। बायर ने सेलर से 100 यूनिट देने के लिए कहा था, सेलर ने 100 यूनिट से कम सप्लाई कर दी है। सेकेंड, डिलीवरी ऑफ गुड्स इन एक्सेस ऑफ द क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर। बायर ने 100 यूनिट्स की डिमांड करी थी, सेलर ने इससे ज्यादा गुड्स सप्लाई कर दिए। डिलीवरी ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर मिक्स विद अदर गुड्स। बायर ने ए क्वालिटी के एक्स प्रोडक्ट मांगे थे लेकिन सेलर ने ए और बी क्वालिटी के मिला के एक्स प्रोडक्ट दे दिए। इन तीनों केसेस के अंदर बायर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। मैं आपके सामने इस केस को टेकअप कर रहा हूं। बायर ऑर्डर फॉर 100 यूनिट्स ऑफ एक्स प्रोडक्ट, ए क्वालिटी के एक्स प्रोडक्ट के मुझे 100 यूनिट सप्लाई करो। बायर ने ऑर्डर दिया, सेलर सप्लाइड 120 यूनिट्स। बायर क्या कर सकता है? बायर कैन एक्सेप्ट 100 यूनिट्स एंड रिजेक्ट 20 यूनिट्स। Buyer can accept 120 units and pay extra price for the 20 units. The third one is buyer can reject the whole lot. Buyer 120 के 120 यूनिट वापस कर सकता है। सेकेंड केस, बायर ने ऑर्डर दिया था 100 यूनिट्स ऑफ एक्स प्रोडक्ट ऑफ ए क्वालिटी लेकिन सेलर ने सप्लाई किए 80 यूनिट्स ऑफ एक्स प्रोडक्ट ए क्वालिटी। बायर कैन एक्सेप्ट 80 यूनिट्स एंड पे फॉर दैट ओनली। ही कैन रिजेक्ट द होल लॉट। बायर लेने से इनकार कर सकता है क्योंकि बायर ने ऑर्डर दिया 100 यूनिट्स का और सेलर ने सप्लाई किए 80 यूनिट्स। बायर इनको लेने से मना कर सकता है। द थर्ड प्रोपोजिशन इज, बायर ने ऑर्डर दिया था 100 यूनिट्स ऑफ एक्स प्रोडक्ट ए क्वालिटी। सेलर ने सप्लाई किए 80 यूनिट्स ऑफ ए क्वालिटी प्लस 20 यूनिट्स ऑफ बी क्वालिटी। Buyer can accept 80 units and he can reject 20 units of B quality. He can accept 100 units and pay the price accordingly. वो सारे का सारा मटेरियल रख ले और B क्वालिटी का प्राइस उतना दे जो कि उसका बनता है। एंड द लास्ट वन इज, अगर बायर चाहे तो पूरे के पूरे लॉट को रिजेक्ट कर सकता है। स्टूडेंट, मैं समझता हूं कि इसी एग्जाम्पल से आपको इस पर्टिकुलर केस के अंदर बहुत ज्यादा क्लैरिटी होगी। 11th point, delivery to carrier or wharfinger. Section 39. स्टूडेंट, यहां पर मैं दोनों चीजों का मतलब आपको एक्सप्लेन करूंगा। कैरियर मीन्स पब्लिक कैरियर। पब्लिक कैरियर मीन्स जो हमारे यहां पर ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हैं हम उनको नाम देते हैं पब्लिक कैरियर्स। फॉर एग्जांपल, जो ट्रक्स वगैरह के अंदर मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, दे आर द पब्लिक कैरियर। वॉरफिंगर, शिप के ऊपर गुड्स को लोड होने से पहले एक प्लेटफॉर्म के ऊपर गुड्स को रख दिया जाता है एंड दैट प्लेटफॉर्म इज टर्म्ड एज वॉरफिंगर। वेयर द सेलर इज रिक्वायर्ड टू सेंड द गुड्स टू द बायर, जहां पर सेलर ने बायर को गुड्स भेजनी है। डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द पब्लिक कैरियर, डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द ट्रांसपोर्ट कंपनी, वेदर नेम्ड बाय द बायर और नॉट। अगर बायर ने उसका नाम बताया तो ठीक है, नहीं बताया तो भी ठीक है।
delivery of the goods from the seller to the buyer for the purpose of transmission to buyer, ताकि गुड्स बायर की वेयर हाउस तक, बायर के ऑफिस तक, बायर के घर तक पहुंच सकें. आर द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द पब्लिक कैरियर और वारफिंगर फॉर सेफ कस्टडी, या सेलर ने गुड्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी को दे दिए या वारफिंगर प्लेटफॉर्म के ऊपर भेज दिए फॉर सेफ कस्टडी. इट इज ए प्राइमा फेसी मीन्स एट द फर्स्ट इंस्टांस, देखते ही इट इज प्राइमा फेसी डीम्ड टू बी ए डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बायर. सेलर ने तो गुड्स की डिलीवरी दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैरियर को या वारफिंगर को, लेकिन यह माना जाएगा कि यह डिलीवरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैरियर को नहीं दी गई या वारफिंगर प्लेटफॉर्म को नहीं दी गई, बल्कि यह डिलीवरी बाहर को दी गई है. जबकि गुड्स डिलीवर किए गए ट्रांसपोर्ट कंपनी को या वारफिंगर प्लेटफॉर्म को, लेकिन यह कहा जाएगा, यह माना जाएगा कि गुड्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी को नहीं दिए गए, वारफिंगर प्लेटफॉर्म पे नहीं भेजे गए. इट इज ए प्राइमा फेसी एट द फर्स्ट इंस्टांस डीम्ड, माना जाएगा टू बी डिलीवरी ऑफ गुड्स टू दी बायर. ये गुड्स की डिलीवरी बायर को मानी जाएगी. इन सिंपल वर्ड्स, अगर सेलर ने गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी को दे दिए या वारफिंगर प्लेटफॉर्म पर भेज दिए फॉर सेफ कस्टडी, तो ये डिलीवरी ट्रांसपोर्ट कंपनी या पोर्ट को नहीं मानी जाएगी, बंदरगाह को नहीं मानी जाएगी, ये डिलीवरी बायर को मानी जाएगी. 12th point, liability of buyer for neglecting or refusing to take the delivery. सेलर ने गुड्स बायर की तरफ भेज दिए, बायर उनको लेने से इनकार कर रहा है. Where the seller is willing to deliver and make request to the buyer to take delivery, जहां पर सेलर अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है कि मैं गुड्स को डिलीवर करने के लिए तैयार हूं और वो रिक्वेस्ट करता है बायर को कि तुम डिलीवरी ले लो. बट द बायर डज नॉट टेक द डिलीवरी विद इन रीजनेबल टाइम. रीजनेबल टाइम के अंदर बायर ने डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया. द बायर बिकम्स लायबल टू सेलर. बायर की जिम्मेदारी बन गई सेलर को टू पे फॉर एनी लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द बायर्स निगलेक्ट और रिफ्यूजल टू टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स. बायर के द्वारा गुड्स की डिलीवरी ना लिए जाने के कारण सेलर को जो भी नुकसान हुआ है, सेलर वो नुकसान बायर से रिकवर कर सकता है. सेकंड पॉइंट, टू मेक पेमेंट ऑफ रीजनेबल एक्सपेंस फॉर द केयर एंड द कस्टडी ऑफ द गुड्स. सेलर बायर से रीजनेबल एक्सपेंस फॉर द केयर एंड कस्टडी ऑफ गुड्स भी रिकवर कर सकता है. सो जहां पर बायर गुड्स की डिलीवरी लेने से मना कर दे, इसके कारण सेलर को जो भी नुकसान होगा, सेलर उस लॉस को बायर से रिकवर कर सकता है. सेकंड पॉइंट, सेलर ने गुड्स को अपने पास रखने के लिए कुछ एक्सपेंस लगा दिए, उनकी केयर और कस्टडी के अंदर कुछ खर्चा कर दिया. सेलर को अधिकार मिल गया कि वो इस एक्सपेंस को भी बायर से रिकवर कर सके. इन सभी रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए हमने जिन जिन साइट से इंफॉर्मेशन ली वो मैं आपको यहां पर दे रहा हूं. थैंक यू वेरी मच.